हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपश्रीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। 12th का रिज़ल्ट आने में ही है। आई थिंक आप सभी थोड़ी बहुत टेंशन में तो होंगे ही, इसीलिए हम वीडियो लेकर आए हैं कि 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन इसलिए लिया गया है क्योंकि 12th के बाद करियर आपका इस तरीके से होता है कि 12th एक लाइफ चेंजिंग पाथ होता है। अगर मैं बोलूँ कि किसी को भी अपना करियर सेट करना है तो वो 12th के बाद ही सोचता है कि मुझे इस स्ट्रीम इस पर्टिकुलर इस डिग्री के कोर्सेज करना चाहिए या ये डिप्लोमा करना चाहिए। बहुत सारे थॉट्स हमें 12th के बाद आते हैं कि अगर हमें एक अच्छा कहीं जॉब लेनी है तो वो 12th के बाद ही हम किसी ना किसी ग्रेजुएशन या कोई भी डिग्री करके ही लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है कि 12th के बाद एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें हमारी अकॉर्डिंग जॉब मिल जाए। सभी बच्चों के दिमाग में अभी मतलब यही क्वेश्चन होगा कि 12th का रिजल्ट तो आने में ही है, लेकिन हमें आगे करना क्या है। क्वेश्चन मार्क तो वही आ जाता है। अपने करियर को सबसे पहली चीज़ तो आपने जो सोचा है ठीक है, लेकिन आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सोचना है, क्योंकि वो जॉब आखिरी तक किसको करनी है, आपको करनी है। अगर आप उस चीज़ से सेटिस्फेक्शन या आप सेटिस्फाई ही नहीं हो तो आप उस जॉब को कभी भी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। ना तो वो जॉब कर पाओगे, ना आप वो स्टडीज़ को कंटिन्यू कर पाओगे। इसीलिए आज हम समझेंगे कि हमारी स्ट्रीम्स में हमारे लिए बेस्ट क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कुछ स्ट्रीम्स ली है जो यूजुअली 12th के बाद होती है। सबसे पहली बात साइंस, जो कि आपने सुना ही होगा। उसके बाद आ जाती है कॉमर्स, उसके बाद आ जाता है ह्यूमैनिटीज़। अगर हम देखें तो जो साइंस वाला बच्चा है वो अगर कुछ मतलब उसने बड़ा सोच के रखा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोचता है, JEE और नीट। और JEE और नीट के लिए इतनी अच्छी प्रिपरेशन करता है कि 2 साल तक प्रिपरेशन में ही लगा रहता है। लेकिन क्या होता है जब उसका बैकग्राउंड उसका साथ नहीं देता है, जब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं रहती है और वो क्या करता है, इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करता है और इन केस अगर उसे इस सारी चीज़ों में सक्सेस नहीं हासिल हुई होती है तो वो क्या करता है, डिप्रेशन में चला जाता है। कहीं ना कहीं कई बच्चे ऐसे आपको मिलेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि JEE और नीट में सभी का सिलेक्शन हो जाए। हमारे पास इतनी सीट्स नहीं होती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में इतनी सीट्स नहीं होती है। उसके अलावा भी ऑप्शंस होते हैं। कई बच्चे यही सोच के डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब अगर IIT JEE नीट अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मेरी लाइफ तो ख़राब हो गई। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने साइंस की स्ट्रीम देखी ही नहीं है। साइंस की स्ट्रीम में और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि आप आगे परस्यू कर सकते हो। इसी के साथ अगर मैं कॉमर्स बोलूँ तो कॉमर्स को कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या फिर बहुत ज़्यादा पैसों वाला चीज़ है। यहाँ पे बिजनेस करना है तो पैसा चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप इसके अलावा भी कुछ ऐसे कोर्सेस कर सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपको स्किल्स भी सीखने के लिए मिलेगी और इसमें ज़्यादा पैसे की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ ह्यूमैनिटीज़ वाले कोर्सेज होते हैं। ह्यूमैनिटीज़ में आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि ठीक है बस BA कर लो, MA कर लो, कंप्लीट हो जाता है ह्यूमैनिटीज़। ऐसा नहीं है, इसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे करियर ऑप्शंस हैं। लेकिन वही है कि बच्चों को पता नहीं है तो बच्चे इसके बारे में देख नहीं पाते। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हर एक स्ट्रीम के प्रॉपर ब्रेकडाउन के बारे में कि किस स्ट्रीम में हमको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं हम साइंस वाले पोर्शन से। हमारे साइंस में अगर हम आएंगे तो साइंस में हमने देखा है मेनली हम PCM और अभी PCB को साथ में ही लेके चल रहे हैं। जैसे कि हमने देख लिया यहाँ पे हमारे पास है मैथ्स भी है हमारे पास और हमारे पास बायोलॉजी भी है। स्टार्टिंग का हम करेंगे मैथ्स से। अब मैथ्स वाले बच्चों का क्या रहता है, यूजुअली वो करते हैं JEE करनी है उनको, JEE करनी है। उसके बाद क्या करूँगी, इंजीनियरिंग करूँगी। इंजीनियरिंग में कौन सी चीज़ें होती है, BTech क्या होता है, BE क्या होता है, कौन सी फील्ड्स होती है। तो आइए ये देखिए, ये होता है BTech। B कितनी फील्ड्स है, कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसी के साथ अगर मैं अपडेटेड में चलूँ तो अभी चल रहा है AI एंड मशीन लर्निंग, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। ट्रेंडिंग में इसलिए कहूँगी क्योंकि अभी मार्केट में इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इंटीग्रेटेड MTech भी चल रहा है,
मतलब इंटीग्रेटेड एमटेक इन द सेंस कि आपका ग्रेजुएशन मतलब आपका यूजी और उसके साथ ही आपका पीजी भी हो जाएगा। इसके अलावा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें भी आपके मैथ्स में देखने के लिए मिल जाती है। ये बात तो हो गई मैथ्स के बच्चों की। लेकिन बायो वाले बच्चे क्या करेंगे? बायो वाले बच्चे सोचते हैं कि हमने नीट करनी है, लेकिन अगर वही मैं बोलूँगी नीट अगर सबकी क्वालिफाई नहीं हुई तो कुछ बच्चे तो बच जाएंगे ना बायो के, तो उन्हें क्या करना चाहिए? अब उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, तो उन्हें किस तरीके से चीज़ें देखनी चाहिए। तो आपके फील्ड में भी कमी नहीं है। अगर हम देखें तो बायो वालों के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बस यही है कि बच्चा देखता नहीं है, बिना देखे एडमिशन ले लेता है कि ठीक है कोई कॉलेज वाले आए हमारे यहाँ पे और उन्होंने ये पर्टिकुलर चीज़ें बोली और उन्होंने बोला ये कोर्स अच्छा है तो हमने कर लिया। क्या आपने उसमें कहीं अपना इंटरेस्ट देखा कि मैं क्या इसमें मेरी कोई स्किल्स लग रही है क्या मुझे इंटरेस्ट आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि बायो वाले बच्चे क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात MBBS, जो कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी है। आपने बहुत सुना होगा कि बायो वाला बच्चा है तो ज़्यादा से ज़्यादा MBBS ही करता है। इसके अलावा आप BDS देख सकते हैं, डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसके अलावा आयुर्वेदा है हमारे पास, होम्योपैथी है हमारे पास। इसके अलावा अगर आपको करना है तो आप BSc नर्सिंग कर सकते हो, कुछ लोगों को करनी होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो फार्मेसी भी होती है। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में अपना अच्छा सब्जेक्ट चाहते हैं, तो आप BSc कर सकते हैं, जो अभी की ट्रेंडिंग फील्ड्स है बायो के अंदर, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, मतलब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जो बायो से रिलेटेड चलती है। इसके अलावा आपकी माइक्रोबायोलॉजी हो गई, जेनेटिक्स हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया। ये सारी ही फील्ड कहीं ना कहीं बायो के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। इसमें आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, चाहो इसके आगे मास्टर्स भी कर सकते हो। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं उन बच्चों के लिए जो PCM और PCB, मतलब हम मिक्स में चल रहे हैं कि अब वो बच्चे आ जाते हैं जिसमें PCB हो चाहे PCM हो, मेनली हम उसे कहेंगे साइंस के बच्चे। तो वो लोग क्या क्या कंबाइनली कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं BSc। अब BSc में भी प्योर साइंस वाले आ जाएंगे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वही करेंगे जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है। इसके अलावा आप BSc एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, इसका भी स्कोप बहुत ज़्यादा है। आपने अभी देखा होगा फॉरेस्ट MPPSC ने फॉरेस्ट सर्विसेज का जो निकाला था, उसके लिए कौन एलिजिबल है? आपने क्या उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का भी देखा है? उसमें सिर्फ जिनका साइंस होता है ग्रेजुएशन में, सिर्फ वही लोग क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। तो ये चीज़ अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है लेकिन आपका वही बायो या मैथ्स है, तो भी आप कंप्यूटर में जा सकते हो। कैसे जाओगे? ये आप BCA कर सकते हो। इसके अलावा बैचलर ऑफ डिज़ाइंस, फिर आपका NDA एक अलग स्पेसिफिक चलता है अपना। अगर आपको डिफेंस के इसमें इंटरेस्ट हो तो आप NDA कर सकते हो। NDA के एग्जाम्स के बारे में अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये कुछ फील्ड्स होती है जो मैथ्स और बायो वाले बच्चे ले सकते हैं, लेकिन वही है कि बच्चों को सिर्फ पता है कि भाई JEE होती है, नीट होती है, इसके अलावा तो लाइफ होती ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ज़रा इस स्लाइड को देख लेना और उसके बाद डिसाइड करना कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। कॉमर्स वाले बच्चे जो सोचते हैं सिर्फ बिजनेस होता है कॉमर्स में, तो इधर आइए थोड़ा सा देख लीजिए कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। सबसे पहले अब हम कुछ कोर्सेज डिस्कस कर देते हैं। इसमें होता है प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, कुछ ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज होते हैं और कुछ अदर कोर्सेज होते हैं। सबसे पहले हम प्रोफेशनल की तरफ चलते हैं कि जिन लोगों ने कॉमर्स लिया एकदम सोच समझ के कि भैया हमको तो करना है क्या, चार्टेड अकाउंटेंट, तो वो होता है, ये होते हैं आपके कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज। जैसे मान लो चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, CS हो गया, कंपनी सेक्रेटरी, बहुत ज़्यादा रेप्यूटेटेड है। CMA हो गया, अब ये CMA क्या है, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बहुत बड़े बड़े पोस्ट है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये आपका एकदम प्रोफेशनल लेवल पे चलेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो ग्रेजुएशन के कुछ कोर्सेज होते हैं जो कॉमर्स वाले परस्यू करना पसंद करते हैं। जैसे आपका BCom, अगर आप देखोगे तो कॉमर्स वाले बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, ग्रेजुएशन में जनरल या ऑनर्स से आप क्या कर लेते हो, BCom कर लेते हो। इसके अलावा क्या होता है, BBA होता है, BMS होता है, मतलब वही बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBM होगा बिजनेस मैनेजमेंट, BAF होता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BFM होगा फाइनेंशियल मार्केट्स। ये होते हैं कुछ कॉमर्स के ग्रेजुएशन कोर्सेज। लेकिन अगर हम अदर ऑप्शंस पे चले कि भाई इसके अलावा कॉमर्स वाले क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा भी कॉमर्स वालों के पास बहुत सारे
चीज़ें होती है, जैसे BCA। अभी हमने देखा BCA किस में चल रहा था, अभी हमने देखा मैथ्स वालों में भी BCA चल रहा था। इसके अलावा अगर हम देखें तो BA इकोनॉमिक्स में भी कर सकते हो। ये भी अभी के टाइम पे अगर मैं बोलूँ तो इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं तो चलता ही है। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट, लॉ कर सकते हो। लॉ इंटीग्रेटेड LLB की बात कर रहे हैं हम, जो 5 साल का होता है। इसके अलावा मास कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें, मतलब अगर कॉमर्स के अलावा वो कुछ करना चाहे तो ये सारी चीज़ें कर सकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं किस पे आएंगे, नेक्स्ट हमारा कोर्स होता है नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़। अब ह्यूमैनिटीज़ के लिए बोला जाता है कि बच्चा बस क्या करेगा, ग्रेजुएशन कर लेगा। इसके अलावा ग्रेजुएशन के अलावा बेचारे के पास कुछ और बचता नहीं है, BA किया, MA किया और कोई अपनी प्रोफेशनल डिग्री, मतलब अगर कोई टीचिंग वगैरह में जाना रहता है तो वो B.Ed वगैरह कर सकता है। लेकिन क्या आपने सोचा ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे और क्या क्या कर सकते हैं? अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से और आपको ऐसा लगता है भाई ऑप्शन बहुत कम है, बस हम तो पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं या उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। लेकिन बस क्या नहीं है आपके पास, तो आपके पास नॉलेज नहीं है कि किस कोर्स में क्या क्या चीज़ें दे रखी है। अब शायद आपको कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट हो रहा होगा, लेकिन हमने तो वो चीज़ों के बारे में देखा ही नहीं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। तो जो ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा है वो क्या कर सकता है, तो वो कर सकता है बैचलर इन आर्ट्स। किस किस में करेगा, एक आपका हो जाएगा जनरल ऑनर्स की सब्जेक्ट, जैसे आपको अगर हिस्ट्री पसंद है तो आप उसमें कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पॉलिटिकल साइंस है पसंद है तो आप उसमें कर सकते हो। मतलब कुछ ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इसके पेयरिंग में आप कर सकते हो। ये होता है आपका UG, ठीक है, मतलब एक ग्रेजुएशन का मैं बता रही हूँ। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, तो BFA, मतलब कि जो बैचलर्स होता है फाइन आर्ट्स, आपने देखा होगा कई लोग फाइन आर्ट्स में भी क्या करना पसंद करते हैं, बैचलर्स की डिग्री लेना पसंद करते हैं। इसके अलावा हो जाएगा डिज़ाइन। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सोशल वर्क करना मतलब पसंद होता है, लेकिन आपको क्या पता है उसके लिए भी एक ग्रेजुएशन डिग्री होती है, तो ये होती है BSW। BSW क्या करता है, सोशल वर्क, मतलब बैचलर्स इन सोशल वर्क। इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस भी होता है। ये कुछ हो गई हमारी क्या, ग्रेजुएशन की डिग्रीज। इसके अलावा हम देखते हैं प्रोफेशनल डिग्रीज। अब प्रोफेशनल डिग्रीज में क्या आ जाता है, सेम वही लॉ, BA LLB। जी हाँ, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के पास भी अच्छे खासे ऑप्शंस होते हैं, बस यही है कि उनको पता नहीं होता है। इसके बाद आपका आ जाता है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जो कि अभी के टाइम पे बहुत चल रही है। उसके बाद होटल मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। ये कुछ मैंने ऐसी कोर्सेज बताए हैं जो कि अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। आप इसमें से चाहो तो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप उसमें ले सकते हो। इसी के साथ साथ नेक्स्ट आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, जो ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा मतलब पर्टिकुलर 10th के बाद ह्यूमैनिटीज़ लेता ही इसीलिए है क्योंकि उसको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी रहती है। लेकिन वही है कि कुछ बच्चों को सिविल सर्विसेज के बारे में भी नहीं पता। अब ये सिविल सर्विसेज क्या होती है और ये गवर्नमेंट जॉब्स क्या होती है ये भी देखेंगे हम। आपने देखा होगा कई बच्चों को रहता है कि मुझे तो सरकारी नौकरी करना है, कई बच्चों को रहता है कि भाई मुझे तो गवर्नमेंट जॉब नहीं, मुझे तो प्राइवेट जॉब करना है। अब कई बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं उन्हें ये तक नहीं पता कि 12th के बाद भी कुछ ऐसी जॉब्स रहती है जो आप डायरेक्टली एग्जाम देके क्वालिफाई कर सकते हो। चलिए उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। आ जाते हैं उसके ऊपर, जो जॉब्स आप 12th के बाद मतलब कि कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिन्हें देख के आपको 12th के बाद डायरेक्ट जॉब मिल सकती है। तो जी हाँ, ऐसा भी होता है। डिफेंस देख लीजिए आप, डिफेंस में आपने अगर आपकी इच्छा है कि आपको आर्मी में जाना है तो आप डिफेंस की जॉब मतलब डिफेंस के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, जैसे NDA हो गया, इंडियन नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, ये सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा तो बहुत सुना होगा SSC की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे लोग। SSC की प्रिपरेशन जो करते हैं तो 2 लेवल पे होती है, एक होती है ग्रेजुएशन लेवल पे और एक होती है आपकी जस्ट 12th के बाद ही हो जाती है। तो 12th के बाद क्या होती है, पहले तो समझो कि SSC होता क्या है। SSC होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या करेगा, ये हो गया आपका SSC, ठीक है। अब ये SSC क्या करता है, इसने अलग अलग लेवल्स पे क्या कर रखे हैं, आपके एग्जाम्स निकाल रखे हैं। 12th के लेवल पे क्या एग्जाम निकाले उसने, CHSL, ठीक है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम है ये। MTS है,
मल्टीटास्किंग स्टाफ है, मतलब कि इस तरीके के एग्ज़ाम्स निकाल रखे हैं। अगर 12th वाला बच्चा भी चाहे कि हाँ मुझे मेरे 12th के बाद गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है या उसके बाद कोई एग्ज़ाम देना है, तो ये आप इस तरीके के एग्ज़ाम्स दे सकते हो। इसके अलावा आप रेलवे में भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपने 12th क्वालिफाई किया है तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th ही है सिर्फ। क्या कर सकते हो? आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी जो 12th के लेवल पे होता है। इसके अलावा स्टेट लेवल पे पुलिस हो गया। इसके अलावा आपको आपको देखने के लिए मिल जाएगा जेल प्रहरी मिल जाएगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, ग्रुप 4 के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ उसमें क्या मांगी जाती है? 12th का। लेकिन कई बच्चों को ऐसा है कि पता ही नहीं है कि भाई इसके बाद भी आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ये एग्जाम्स दे के क्लियर कर सकते हो। इसी चीज़ को लेके हम आगे चलते हैं। अब कुछ बच्चों का तो ठीक है कि देख लिया 12th के बाद हमको ये एग्जाम्स देना है, लेकिन कुछ लोगों का रहता है कि नहीं, हमको तो थोड़ा सा मतलब कि ग्रेजुएशन के बाद जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें क्वालिफाई करके वो वहाँ पे एग्ज़ाम्स देना है या फिर वो जॉब्स लेनी है। तो वो कौन से ऐसे एग्ज़ाम्स है? इसके लिए चलते हैं हम ग्रेजुएशन लेवल पे, जो कि हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स ग्रेजुएशन बेस्ड। अब कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके लिए बच्चा पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होता है कि भाई मुझे तो ये एग्ज़ाम को कैसे भी करके क्या करना है, निकालना है। अब ये एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं? सबसे बड़ा एग्ज़ाम अगर मैं बोलूँ तो यूपीएससी का एग्ज़ाम माना जाता है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके ऊपर आपको अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट पे आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। यूपीएससी बोलो, स्टेट पीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या फिर अदर एग्ज़ाम्स, सबके ऊपर हमने डिटेल्ड में वीडियो बना रखे हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी एग्ज़ाम्स की डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अभी तो हम इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें देख लेंगे। जैसे यूपीएससी, लोगों को लगता है यूपीएससी में सिर्फ आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ज़रा रुकिए, यहाँ देखिए, इसमें सिविल सर्विसेज के अलावा भी सीडीएस और भी अलग अलग सर्विसेज होती है। अब बच्चों को नहीं पता है तो ये थोड़े से वीडियोस देख लेना। इसके अलावा आपका आ जाता है स्टेट पीएससी। अब यूपीएससी कैसा होता है? सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, लेकिन स्टेट पीएससी कैसा है? अगर आपको आपके स्टेट में ही पोस्टिंग चाहिए, जैसे आपने सुना होगा डिप्टी कलेक्टर कैसे बनते हैं, क्या आपको पता है डिप्टी कलेक्टर कैसे बनते हैं? तो वो भी स्टेट पीएससी देके ही बनते हैं। अगर आपको एमपी का बनना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? एमपी पीएससी। लेकिन अगर आपको यूपी का बनना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? वहाँ के स्टेट की पीएससी देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम आए तो क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अभी हमने देखा था एसएससी, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था जो 12th के लेवल पे एग्जाम हो रहा था। यहाँ किस लेवल पे एग्जाम हो रहा होगा? ग्रेजुएशन के लेवल पे। इसलिए इसका नाम क्या है? CGL। यहाँ पे C कंबाइंड, G से आपका ग्रेजुएट लेवल, मतलब कि इसमें आपका ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। इसके अलावा भी क्या एग्जाम्स होते हैं? जी हाँ, इसके अलावा एग्जाम्स होते हैं आपके बैंकिंग का। अदर एग्जाम्स में बोलूँ बैंकिंग का, IBPS होता है, SBI PO क्लर्क, ये सारे एग्जाम्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो रेलवे में होता है RRB, NTPC, JEE, ये सारे एग्जाम्स भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है कि आपको इतने बड़े लेवल का नहीं पढ़ना है तो और भी तो एग्जाम्स है, इस पे भी तो फोकस कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो क्या हर फील्ड में कंपटीशन थोड़ी होगा? कुछ कुछ फील्ड में कंपटीशन कम भी तो है। आप अपने इंटरेस्ट को भी तो देखो। क्या पता आपको, अगर मतलब किसी बच्चे को ऐसा है कि भाई मुझे तो बैंक में जॉब करनी है और उसे पता ही नहीं है कि बैंक में गवर्नमेंट सेक्टर पे भी जॉब मतलब गवर्नमेंट सेक्टर पे भी जॉब मिलती है, तो वो यहाँ से आपको पता चलेगा। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमने देख ली है कुछ कुछ जॉब्स, हमने देख ली है कुछ कुछ एग्जाम्स, हमने देख लिए हैं। अब हम समझेंगे क्या कि यहाँ पे दो चीज़ों की डिस्कशन किया था मैंने। एक बोला था मैंने कि ये स्टेट लेवल की एग्जाम है और एक बोला था मैंने सेंट्रल लेवल की एग्जाम है। तो गवर्नमेंट एग्जाम 2 लेवल की होती है, उसमें आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है। गवर्नमेंट एग्जाम सबसे पहले हम आ जाते हैं, क्या क्या हो जाएगी? पहला तो आ जाते हैं हम कौन से, इस पे सेंट्रल लेवल। इसमें जो भी जॉब्स लगेगी ना वो केंद्र के स्तर पर होगी। किस पे होगी? केंद्र के स्तर पर, ठीक है। एक हो जाएगी आपकी कौन सी? स्टेट लेवल की।
जिसमें आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग पोस्टिंग मिलती है, आपको स्टेट के अंदर जॉब मिलती है, इसे हम राज्य सेवा भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी कुछ जॉब्स। अब इसमें आ जाते हैं, अभी तक जितनी चीज़ें हमने देखी उसको एक एक करके ब्रेक डाउन करके समझते हैं। अब सेंट्रल लेवल में कौन सी जॉब्स आएगी, सबसे पहले आप ले लो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, जिसमें अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो सबसे ऊपर इसी को रखा जाता है, यूपीएससी, जिससे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बहुत सारे यहाँ पे से आपको चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बोलेंगे सेंट्रल लेवल की और कौन सी जॉब्स हैं, तो और भी जॉब्स हैं। आपने सुना होगा एसएससी के बारे में, आपने सुना होगा किसी से कि इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं, अलग अलग टाइप के ऑफिसर्स होते हैं। ये ऑफिसर्स बनते हैं सेंट्रल लेवल पे, कहाँ से बनते हैं, तो ये एसएससी से बनते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो थर्ड आपके आ जाते हैं रेलवे के, रेलवे भी सेंट्रल लेवल के जॉब्स देता है। इसके बाद आप आ जाओगे बैंकिंग पे, इसके अलावा भी अदर एग्ज़ाम्स होते हैं। अब इसमें मैंने यहाँ पे आईएएस आईपीएस लिख देती हूँ। तो थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा कि इस एग्ज़ाम को देने के बाद एक्चुअल में आप बनने क्या वाले हो। नेक्स्ट आपका इधर तो ये ऑफिसर लेवल का रहता है, जैसे आपने सुना होगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो वो इधर एग्ज़ाम्स लेती है। इसके अलावा अगर मैं स्टेट में बोलूँ, किसी को ठीक है उतने बड़े लेवल का नहीं करना है, छोटे लेवल का करना है, स्टेट पे आ जाता है, तो स्टेट में भी कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स है जो आप देके अच्छे से अच्छा खासा रैंक सिक्योर कर सकते हो। इसी के साथ साथ हम स्टेट वाले में देखेंगे तो सबसे पहले आपका कौन सा आ जाएगा, इसी का पैरेलल चलते हैं, यूपीएससी। स्टेट लेवल पे कौन सा होगा, एमपीपीएससी। अब मैं एमपीपीएससी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हम अभी एमपी की ही बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इसमें क्या बनता है, तो इसमें डेप्यूटी कलेक्टर। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ एमपीपीएससी के अलावा और क्या जॉब्स होती है, तो ईएसबी होता है। आपने सुना होगा पटवारी, ठीक है। इसके अलावा आपने एमपी कांस्टेबल सुना होगा, एसआई सुना होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती है, अदर सर्विसेज होती है जो आपको इस लेवल पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये होती है कुछ सेंट्रल लेवल की सर्विसेज, कुछ होती है स्टेट लेवल की सर्विसेज। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज है। अब दो एक चीज़ें ले लेते हैं हम यहाँ पे। थोड़ा सा जो बच्चे ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, जिनको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन एकदम डिटेल में चीज़ें पसंद है पढ़ना, वो लोग दो चीज़ों के लिए अप्लाई ज़रूर करना। कौन सी, एक तो हो जाएगी आपकी यूपीएससी, यहाँ पे आते हैं भर के डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आता है आपका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यूपीएससी में भी सेम होगा, एमपीपीएससी में भी सेम होगा, मतलब पूरा प्रॉपर फॉर्मेट वाइज ये चलता है। इसका पूरा फॉर्मेट ही अलग चलता है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर होता है इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स एकदम मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, फिर मेंस होता है तो वो डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर लिया जाता है, इंटरव्यू होता है प्रॉपर। तो ये होता है, ये दोनों हो जाएंगे आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन इसमें लिखा जाता है। लेकिन अगर कुछ लोगों को फैक्ट्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो क्या फैक्ट्स के बेसिस पे भी एग्जाम क्लियर होता है? जी हाँ, फैक्ट्स के बेसिस पे भी एग्जाम क्लियर होते हैं। तो ऐसे कौन से एग्जाम्स हैं जो फैक्ट्स से रिलेटेड होते हैं? आपका एसएससी, आपने देखा होगा एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ईएसबी और कुछ अदर एग्जाम्स, ठीक है। इसमें एमपीएसआई और जितने भी एमपी के एग्जाम्स हैं वो सारे इंक्लूडेड रहते हैं। इसके लिए हमारा एक अलग से वीडियो बना है, आप उसको जाके देख सकते हो कि एमपी या फिर स्टेट लेवल पे कौन से एग्जाम्स होते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम्स है, ये कौन से एग्ज़ाम्स हैं? तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका फैक्चुअल डेटा। जिनको फैक्ट्स पढ़ना बहुत पसंद है कि भाई ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑब्जेक्टिव है, मतलब ऑब्जेक्टिव एक है और उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपको ऐसा लगता है कि भाई ये वाला सही होगा और आपने टिक कर दिया, तो ये होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो ये कौन से एग्जाम्स में आते हैं? इन्हीं एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इतने इजी लेवल का भी क्वेश्चन पेपर आता है। बस आपको क्या है, थोड़ी सी हार्ड वर्किंग करनी है, थोड़ा सा अपने जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कमांड बनानी है, ईजीली आपका पेपर इसमें क्लियर होता है। आपने देखा होगा कि कई बच्चे क्या होता है कि प्रिपरेशन इतने अच्छे से करते हैं कि उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाता है। जी हाँ, हमारे पास कुछ ऐसे टॉपर्स भी है जो
कम से कम एजेस में, मतलब 22, 23, 21 इस एज में भी क्या बने हैं, उन्होंने अपनी रैंक सिक्योर की है और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है। इसके बाद हम देखेंगे, देखो पहली बात तो आपको जिसमें भी जाना है, मतलब आपको हेल्थ केयर में जाना है, आपको एकेडमिक्स में जाना है, बिजनेस में जाना है, आपको गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है, आपको एजुकेशन में जाना हो या आपको आर्ट्स में, आपको एक्सप्लोरिंग कुछ भी करना हो आप करिए, लेकिन सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को रखिए। अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में है ना तो आप उसमें 110% दोगे अपना, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट किसी में नहीं है और मैं आज बोलूँ कि देखो पर्टिकुलर बेटा ये एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर लो या ये पर्टिकुलर कोर्स कर लो या फिर ये पर्टिकुलर डिग्री कर लो, तो आप बिल्कुल उसमें नहीं कर पाओगे। जब तक आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसके आगे अपन चलेंगे। अब ये तो बात आ गई कि भाई हमने देख लिया किस में क्या क्या होता है, किस में कितने कितने स्कोप्स है, कि क्या क्या स्ट्रीम्स है, क्या क्या कर सकते हैं, आगे क्या क्या चीज़ें आती है। अब हमको देखना है कि हमें कैसे अपने करियर को चूज़ करना है वाइजली। अब कैसे आप चूज़ करोगे, अपने पाथ को कैसे चूज़ करोगे? सबसे पहले देखो अपनी ना स्ट्रेंथ देखो और अपना इंटरेस्ट देखो कि आपका स्ट्रेंथ और आपका इंटरेस्ट कहाँ पे। अगर आपकी स्ट्रेंथ है या आपकी स्किल्स कहीं पर्टिकुलर किसी डिग्री कोर्सेज पे है तो आप बिल्कुल वो करिए, लेकिन अगर आपको कहीं मतलब किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो आप अभी से उसको स्टार्ट कीजिए। मतलब जो भी चीज़ है, डिग्री कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स, स्किल कोर्स या फिर कोई भी एग्जाम्स के लिए, आपको अभी से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि अगर अभी स्टार्ट नहीं करोगे ना और आगे जाके सोचोगे तो ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है ना वो वापस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना। अभी हम सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे कि आपके पाथ को आप चूज़ कैसे करोगे। तो वाइजली चूज़ करो, सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को देखो। ठीक है, इंटरेस्ट को देखना है। मैं 3 से 4 बार बोल चुकी हूँ इंटरेस्ट को देखो। तो इंटरेस्ट अभी सोचने लग जाना कि क्या क्या इंटरेस्ट आपका है, कि किस चीज़ में मेरे को अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के मुझे अच्छा लगता है, कौन सी फील्ड में मुझे जॉब करना पसंद आएगा, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखो कई चीज़ें ऐसी होती है कि हमारा इंटरेस्ट पर्टिकुलर किसी फील्ड में रहता है, लेकिन हमारे पास उसका प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होता है। लैक ऑफ नॉलेज के कारण भी हम पर्टिकुलर स्ट्रीम में नहीं जा पाते। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए बेटा, काउंसलर होंगे और टीचर्स होंगे। अपने काउंसलर, अपने स्टडी मेंटोर और अपने टीचर्स से बात करनी चाहिए। पर्टिकुलर जो टॉपिक आपको है कि जिस भी स्ट्रीम में आपको जाना है उसके बारे में और डिटेल्स निकालनी चाहिए। ठीक है, इसी से आप आगे बढ़ पाओगे। सबसे पहली बात तो और एक क्या चीज़ देखनी चाहिए, जॉब के ट्रेंड देखनी चाहिए कि अभी से अगर मैं 4 साल बाद क्या कोर्स करता हूँ या कौन सी चीज़ करता हूँ तो मुझे जॉब मिलेगी। ठीक है, ट्रेंड भी देखना ज़रूरी है। मतलब अभी देखा था आपने कुछ सालों में आईटी सेक्टर एकदम बूम कर रहा था। क्यों कर रहा था, क्योंकि अभी सारी चीज़ें कोरोना के बाद से अगर आप देखोगे ना तो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके क्या हुई है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हुई है। मतलब क्या, पहले हम क्या करते थे, वॉलेट लेके चलते थे, अभी क्या कर रहे हैं, अभी हमको वॉलेट लेके चलना ही नहीं पड़ रहा है। अभी क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा डिजिटल पेमेंट होने लग गया है, यूपीआई, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कभी हमने सोचा था ऐसा होगा नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो अभी आपको जॉब के मार्केट ट्रेंड को भी समझना है। उसके बाद लॉन्ग टर्म की सोचिए और फ्लेक्सिबल रहिए, जिसमें आपको कंफर्टेबल रहे, जिसमें आप लॉन्ग टर्म तक काम कर पाए, लॉन्ग टर्म तक स्टडी कर पाए, वो चीज़ को देखिए। अभी तक क्योंकि हमने 10th में हमने एक बार हमारे पास आया था स्ट्रीम्स के लिए सिलेक्शन, है ना, 10th आपके पास था। 10th में आपको क्या था, 3 से 4 चीज़ें सिलेक्ट करनी थी, या तो PCM कर लो, या तो PCB कर लो, कॉमर्स कर लो, या फिर आप क्या कर लो, आर्ट्स कर लो, है ना। हमने क्या सोचा, हमको तो भाई शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, भाई 12th क्लियर करना है, बस इतने के लिए हमको 2 साल पढ़ना है, तो कोई भी हमने इसमें से कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। उस टाइम हमारे माइंड में कुछ नहीं था, इनने ये बोला या फिर हमको इसमें इंटरेस्ट है तो हमने वो ले लिया, खत्म। उतनी सी पिक्चर थी, क्यों, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए था। अब आपको जो भी चीज़ सोचनी है ना बेटा, तो उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के चलो और कंफर्टेबल के हिसाब से कि आप क्या उसमें कंफर्टेबल हो या नहीं हो, ये चीज़ को भी आपको देख के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब सबसे मेन बात कि मोटिवेशन होना ज़रूरी है। देखो सोच तो सभी लेते हैं कि भाई मेरे को तो ये करना है, मेरे को तो वो करना है, लेकिन करते कोई नहीं है। मतलब जैसे अगर अब मैं बोलूँ, मैं अगर आज जितने भी बच्चों को बता रही हूँ तो उसमें से कुछ ही बच्चे होंगे जो आगे अभी बातों को सुनेंगे और आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ बच्चे होंगे ठीक है बोला मैम ने और आगे चलेगा, लेकिन आपको इम्प्लीमेंटेशन करना आना चाहिए। ठीक है, आपके फ्यूचर के लिए क्या बेटर रहेगा ये आपसे बेटर कोई डिसाइड नहीं कर सकता। कोई
सेकंड पर्सन को आपके बारे में उतनी चीज़ें नहीं पता होगी जितनी आपको खुद के बारे में पता होगी, कि आपको कौन सी स्किल्स अच्छी आती है, आप किस चीज़ में अच्छा कर सकते हो, है ना। और सबसे पहली बात तो अगर मैं बोलूँ ना कि मतलब कुछ बच्चों का क्या रहता है कि ये तो साइंस स्ट्रीम से है तो ये इसके पास बहुत सारा नॉलेज होगा, ये तो पर्टिकुलर इस स्ट्रीम से है तो इसके पास नॉलेज होगा, ये इस स्ट्रीम से है तो इसके पास कम नॉलेज होगा। पहली बात, कोई भी स्ट्रीम ऊपर कम या ज़्यादा नहीं होती कि मतलब मान के चलो कि ये स्ट्रीम बहुत ज़्यादा अप है और ये स्ट्रीम बहुत ज़्यादा डाउन है, ऐसा नहीं है। हर फील्ड में अलग अलग चीज़ें होती है और सभी फील्ड में बहुत सारा ऑप्शन होता है। पहली चीज़ मैं एक और बताना चाहूँगी, सभी के पास क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के है। अगर मैं बोलूँ सभी स्ट्रीम्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसी कोई भी स्ट्रीम नहीं है कि अगर आप बोलो कि इस स्ट्रीम में ऑप्शंस नहीं है या इस स्ट्रीम में कुछ भी नहीं है, सारी स्ट्रीम में है, ठीक है। आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको वो चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। आपकी स्ट्रीम में आपको पता होना चाहिए कि कितनी चीज़ें इसमें और है। इसके अलावा एक चीज़ होती है, अभी के टाइम पे बच्चे क्या करेंगे, क्राउड को फॉलो करेंगे। क्राउड को कैसे फॉलो करेंगे कि भैया मेरे इतने फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हैं, ये डिग्री कर रहे हैं, इस कॉलेज में आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, उसको फॉलो करके वो चीज़ करूँगा। देखो, आप क्राउड को तो अभी फॉलो कर लोगे, उनके साथ डिग्री के साथ कॉलेज मतलब आपका जो भी पर्टिकुलर आप सेम कॉलेज में जाके कर लोगे डिग्री, लेकिन क्या आप जब जॉब करने जाओगे तब आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा कि जो मैंने करना था मैंने वो किया? नहीं, आपने तब क्या किया, क्राउड को फॉलो किया कि भाई ये भीड़ जा रही है तो उसमें चल ले जाओ। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहली बात तो आपको क्राउड को कभी फॉलो नहीं करना है, आपको अपने डिसीजंस पे स्टिक रहना है कि भैया मेरे को ये करना है, मतलब करना है। पहली चीज़ तो अपने डिसीजंस पे स्टिक रहा करो। नेक्स्ट आपका, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो अभी से स्टार्ट करो और अपनी चीज़ों में क्या रहो, कंसिस्टेंसी रखो। आपको कुछ भी करना है ना, तो अगर आप निरंतरता नहीं रखोगे ना तो वो चीज़ ब्रेक डाउन हो जाएगी। कि आपने आज कुछ सोचा, 4 दिन बाद आप देख रहे हो अगर आपने उसको कंटिन्यू नहीं करा तो वो चीज़ कभी नहीं हो पाएगी आपसे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको अपने अंदर बिलीव रखना चाहिए। अगर आपको खुद के अंदर बिलीव नहीं है तो कोई दूसरा आपके पास आके कि ठीक है भैया आप पे बिलीव कर रहा हो कि हाँ तुम ये कर लोगे या तुम पर्टिकुलर ये एग्ज़ाम निकाल लोगे, तो ऐसा कहीं नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। बाकी आपका फ्यूचर कब से डिसाइड होता है, तो 12th के बाद से ही डिसाइड हो जाता है। अच्छा, इसके ऊपर मुझे एक छोटी सी मतलब चीज़ याद आ रही है, एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है, मैं उसको शेयर करना चाहूँगी। एक छोटा सा लड़का था जो तमिलनाडु के एक गांव में रहता था, रामेश्वरम गांव था, ठीक है। अब वहाँ पे उसकी मतलब इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी, वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पापा नाव चलाते थे और इमाम में मतलब मस्जिद में इमाम थे, ठीक है। इसी के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा कठिन मुश्किलों से पढ़ाई लिखाई उसने अपनी करी है। इसी के साथ साथ उसने सुबह क्या करता था, वो स्कूल जाता था। स्कूल जाने के बाद शाम को जब वो आता था, तब उस टाइम तो लाइट होती नहीं थी, तो वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ता था। इसके बाद वो जब सुबह उठता था तब वो अखबार बेचा करता था। क्यों अखबार बेचा करता था? ताकि उसकी फैमिली की कुछ ना कुछ क्या हो पाए, हेल्प हो पाए। अब ये हेल्प के चक्कर में उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैंने अगर कोई सपना देखा है तो मैं उसको क्या करूँगा, छोड़ दूँगा। उसका एक सपना था। उसका क्या सपना था पता है? कि इस आसमान में ना मुझे ये जो बर्ड्स है ना उसकी तरह उड़ना है। उसने ये सपना देखा था, लेकिन उसने कभी भी ये सपने को ना छोड़ा नहीं कि भाई मेरी कंडीशन ऐसी है या मेरा बैकग्राउंड ऐसा है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। उसने कभी भी ये सोचा नहीं, ठीक है। उसने उस चीज़ को आगे फॉलो किया। अब फॉलो करके क्या हुआ, आगे चल के वो क्या करेगा, उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। इसी के साथ साथ डीआरडीओ में जॉब की। इसी के साथ साथ आगे चल के वो क्या बने, मिसाइल मैन बने। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की, जिनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा लो था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सपना देखा था जिसके लिए उन्होंने अपने बैकग्राउंड तक को नहीं सोचा, और आज वो हमारे पूरे इंडिया के लिए मिसाइल मैन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और हर एक बच्चे की इंस्पिरेशन है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि मैं पर्टिकुलर इस रिलीजन का हूँ इसलिए मैं पीछे रह जाऊँगा, या फिर मैं पर्टिकुलर इस बैकग्राउंड का हूँ तो इसलिए मैं पीछे रह जाऊँगा, या फिर मेरे पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर वो सच में अगर वो ये सोचते तो क्या वो आगे बढ़ पाते? बिल्कुल नहीं। तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मेरा तो बैकग्राउंड बहुत कम है, मैं तो बहुत लो लेवल पे हूँ, तो ऐसा मत सोचो। आपको ये देखना चाहिए कि आपकी हार्ड वर्किंग कितनी है। अगर आपने किसी चीज़ के बारे में सोचा है तो आपको उसको करने के लिए पूरा अपना कैलिबर लगा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिस भी चीज़ को चाह रहे हो और अगर आपने उसमें अपना हार्ड वर्क दिया है तो वो चीज़ आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है।
मतलब अगर आपने आपका हार्ड वर्क दिया है और आप अपने लिए बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो उस काम को लेके, तो वो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी टाइम पे सक्सेस ज़रूर देगा। तो इस चीज़ से हमको एक चीज़ तो सीखने के लिए मिलती है कि बैकग्राउंड भले ही कैसा हो, लेकिन अगर आपने अपने लिए कुछ सोचा है, देखो क्योंकि सपने तो सभी के होते हैं, सपने तो बड़े होते हैं, लेकिन उसको फॉलो करने के लिए आपको क्या लगता है? पैसा नहीं लगता, उसको फॉलो करने के लिए आपको हार्डवर्क लगता है। इनकी एक बहुत फेमस लाइन्स थी कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाए, सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाए, सपने तो वो होते हैं जिन्हें जो नींद भी ना आने दे। तो मेरे लिए तो ये इंस्पिरेशन है, लेकिन आपके लिए कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अभी अपने 12th के रिजल्ट का वेट करो और थोड़ा सा अपने स्ट्रीम्स के बारे में और एक्सप्लोर करो। जो भी आपको जिस भी चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन लगे या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, इसी के साथ साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी एक एप्लीकेशन है जिसे आप डाउनलोड करके बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी एक्सेस कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या चीज़ें कैसे करनी चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम कब इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ आपको थैंक यू एंड कीप लर्निंग। और अगर आपको कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में क्वेरी आती है या फिर कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है या आपको करियर काउंसलिंग के लिए भी एडवाइस चाहिए, तो आप विजिट कर सकते हैं। ये हमारा एड्रेस दिया हुआ है, नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़ना है तो आपके लिए ये दिया हुआ है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।